जिगर हमारे साथ रेडी हैं। जिगर, गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है, कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले ये बताइए जिगर कि आप बाज़ार को किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? आपका मॉडल पोर्टफोलियो कैसा कर रहा है इस समय? गुड आफ्टरनून अजय। मार्केट्स काफी अच्छे चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट्स के सिमिलर इक्वेशन में। और मुझे लगता है यूएस में अभी सबसे ज्यादा लंबे चलने वाला बुल रन हो गया है। और सेम चीज जो है वो ओवरऑल यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। काफी दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में भी यही चीज रिफ्लेक्ट हो रही है। तो लिक्विडिटी और सेंटिमेंट का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में भी इकोनॉमिक रिकवरी चल रही है और अगले एटलीस्ट 1 साल तक तो इकोनॉमिक रिकवरी चलेगी। तो वैसे सिचुएशन में कहा जाए तो बुल मार्केट के लिए सारी अच्छी पॉजिटिव इंडिकेटर्स मौजूद है। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट चीज कहनी है कि अल्टीमेटली बुल मार्केट जो है वो अर्निंग्स पे डिपेंड करता है। और अगर हम देखें कि जो कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हुआ है पिछले कुछ टाइम पीरियड में, तो अर्निंग्स इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं अभी भी। ऑन एन एवरेज अगर देखें तो अर्निंग्स इतनी ठीक नहीं है। तो अगर ये डिसअपॉइंटमेंट लंबा चलती है तो फिर मार्केट कहीं ना कहीं करेक्ट होगी। और हम देख रहे हैं कि लिक्विडिटी का टाइटनिंग भी अमेरिका में शुरू होने जा रहा है। इंडिया में भी कुछ इस तरह के वॉइसेस उठ रहे हैं कि अभी सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा टाइटनिंग करना चाहिए। तो देखते हैं कि अगले साल में कैसे 2022 में ये चीजें जो है उसका रुझान रहता है। अल्टीमेटली मार्केट की डायरेक्शन भी वही तय करेगा, बट इन जनरल काफी अच्छे पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट्स अभी दिख रहे हैं। राइट, मैं आपको याद कर रहा था जिगर, आज एक ऐसे बिजनेस हाउस की बात चल रही है और वो फोकस में है क्योंकि बहुत ही कंड्यूसिव वे में और बहुत ही पीसफुल तरीके से उन्होंने सक्सेशन प्लान कर लिया। और कुछ शायद मनमुटाव फैमिली मेम्बर्स में आ गए थे, वो अच्छी तरह सुलझा लिए। बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ पब्लिक वैल्यू एज वेल, अपनी प्राइवेट वेल्थ के अलावा भी, तो वो भी बहुत अच्छी तरह डिवाइड कर ली। आप समझ गए होंगे मैं कौन सी ग्रुप के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपसे स्टॉक्स के ऊपर राय नहीं चाहता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट द स्टॉक्स, बट मैं चाहता हूँ कि ये जो डिवीजन हुआ है आइनॉक्स ग्रुप में, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? आप उनको बिजनेस मॉडल को काफ़ी टाइम से एनालाइज भी कर रहे थे। दोनों ग्रुप्स, दोनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल कैसे लग रहे हैं? और ये जो पूरी खबर आई है इस पे आपका क्या राय है? अजय, हम आइनॉक्स लीजर को फॉर्मली कवर करते हैं, और जो अभी वैक्सीनेशन के बाद और कोविड-19 केसेस को कम होने के बाद हमें लगता है कि मल्टीप्लेक्स सेक्टर फिर से बहुत अच्छा करेगा। फिल्मों की पाइपलाइन अच्छी है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोग एक तरीके से बाहर जाना चाहते हैं, मूवीज देखना चाहते हैं, वापस से वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि पीवीआर और आइनॉक्स दोनों बहुत अच्छा करेंगे। आइनॉक्स के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, और हर तरीके से मतलब उनकी मुझे लगता है कि अच्छी ग्रोथ आगे जाके आनी चाहिए। जो पिछले 1.5-2 साल में तकलीफ हुई है, अगर कोई मेजर वेव 3 नहीं आता है तो मुझे लगता है कि ये सेक्टर अब बहुत अच्छा करेगा। हैविंग सेड दैट, अगर हम ग्रुप के बारे में बात करें तो हम लोग दूसरी कंपनी को कवर नहीं करते हैं, बट इन जनरल मैंने देखा है कि जब भी कोई फैमिली में डिवीजन होता है तो उसके बाद आप निकाल के देख सकते हैं हिस्ट्री में कि दोनों फैक्शंस जो है वो जनरली अच्छा करते हैं। और क्योंकि उनका फोकस बढ़ जाता है, उनके पास कैपिटल एलोकेशन के लिए ज्यादा फोकस आता है, शेयर होल्डर्स की बात जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से रख सकते हैं, और ओवरऑल एक टाइप का जो है फायर इन द बेली आ जाता है कि हमें कुछ अचीव करना है। क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है, तो उससे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेशन आ जाता है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी बात है इन जनरल। वैसे भी वो ग्रुप वेल मैनेज था, तो अब और ज्यादा उसमें फोकस आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल में कुल मिला के शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के लिए अच्छा डिसीजन।
जिगर, पहले तो बहुत शुक्रिया 18 स्वदेश को अपना आप समय दे रहे हैं और साथ ही एक बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइजेस भी आपसे मिल रही हैं। आपने भी ये कहा कि थोड़ा वैल्यूएशन महंगे हैं, बाज़ार में एक करेक्शन भी आ सकती है। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे थोड़ा आकलन चाहता हूँ, ये करेक्शन क्या डीप करेक्शन होगी और ये करेक्शन की अपॉर्चुनिटी होगी वापस बाय करने की? एक तो ये पता करना है आपसे। दूसरा, आपने भी सेगमेंट के हिसाब से कहा कि सीमेंट कंपनीज थोड़ा ठीक लग रही हैं। ऐसा कुछ और सरकारी कंपनीज में भी आपको ठीक दिखता है जहां पे रेगुलेशन अच्छा है और उनकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छी है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो करेक्शन है वो कितनी डीप हो सकती है वो दो तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक तो कि अगर कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन इसी तरह चलती रही तो डेफिनेटली अर्निंग्स डिसअपॉइंट करेंगी और उसका असर जो है अल्टीमेटली मार्केट्स के ऊपर होगा। और दूसरा, इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी का रुझान कैसा रहता है, सेंट्रल बैंक्स कैसे एक्ट करती है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये दो चीज बहुत जरूरी है मार्केट में करेक्शन के लिए। छोटा मोटा करेक्शन मतलब 3-4-5% का करेक्शन तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट 10% या उससे ज्यादा करेक्शन होगा कि नहीं वो देखना है। तो वो शायद हमें फर्स्ट क्वार्टर 2022 में पता चलेगा, बिकॉज तब तक इंडिया और वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स अपना जो है नेक्स्ट स्टेप ले चुकी होंगी। तो वो मेरे ख्याल में काफी क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जहां तक सीमेंट का सवाल है, मेरे ख्याल में जो पीक एनर्जी कॉस्ट है वो अभी उनके जो परफॉर्मेंस में आ चुकी है। सेकंड हाफ में बेनिफिट मिलेगा ज्यादा डिमांड का और ऑपरेटिंग लेवरेज का। सो मेरे ख्याल में उनके परफॉर्मेंसेस अच्छे रहने चाहिए। कोई भी करेक्शन आता है तो अल्ट्राटेक या डालमिया भारत जैसे स्टॉक में निवेश करना काफी अच्छा रहेगा हमारे व्यू में। और जहां तक सरकारी कंपनीज का सवाल है, हमारा कोई पर्टिकुलर व्यू नहीं है क्योंकि हम उनको कवर नहीं करते हैं। पर जहां जहां पे डाइवेस्टमेंट हो रहा है, शायद प्राइवेटाइजेशन होके वहां पे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेंगी, क्योंकि हमने देखा है पास में जहां पे प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहां पे नए ओनर के आने की वजह से और रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से सभी शेयर होल्डर्स को काफी फायदा हुआ है। जिगर, आप अभी कौन से सेक्टर्स में, स्पेशली मिड कैप में, अगर स्टॉक्स या स्पेसेस बता सकें सब जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज़्यादा है, बिकॉज ऑलरेडी बाजार का डिसेंट रिटर्न दे चुका है, बुलिश है, कुछ थीम्स शेयर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 12 से 18 महीने के लिए? अजय, बहुत ज्यादा नाम तो नहीं है क्योंकि मार्केट में काफी कुछ रैली हो चुकी है, लेकिन जहां पे हमें स्टॉक्स पसंद है, जहां पे हमें लगता है कि अभी भी वैल्यू भी है और ग्रोथ भी है, सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जैसे आपने कहा, तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर में हमें लगता है कि इंडस टावर्स अब जबकि वोडाफोन से काफी हद तक क्लाउड उठ चुका है तो अभी भी बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। दूसरा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी काफी अच्छे वैल्यूएशन पे है और वहां पे ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, अगले 2-3 साल तक विजिबिलिटी काफी अच्छी है। फिर अगर बात करें तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक ने बहुत अच्छे नतीजे दिखाए हैं। वो आगे भी उनके पास काफी अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज है, वैल्यू एडिशन हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हो सकती है और वॉल्यूम ग्रोथ भी इंप्रूव हो सकती है। तो वहां पे अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले में वैल्यूएशन अभी भी काफी चीप है और स्टॉक अभी सिर्फ 6 टाइम ईवी EBITDA पे ट्रेड कर रहा है, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। स्पेशलिटी बिजनेस बढ़ रहा है उनका। और अदर देन दैट, अगर जैसे मैंने कहा कि पीवीआर और आइनॉक्स जो है मल्टीप्लेक्स सेक्टर में, वो भी मिड कैप्स में आते हैं, वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं क्योंकि अभी वहां पे रिकवरी और प्रॉफिट ग्रोथ जो है अगले 2-3 क्वार्टर में बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट होंगे। तो ये कुल मिलाकर हमारी पिक्स होंगी मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट। जिगर, आप आईपीओ मार्केट्स पे वेटेज के हिसाब से कितनी वेटेज देते हैं? मान लीजिए कोई इन्वेस्टर हो और या कोई एक पोर्टफोलियो डिज़ाइन करने का किसी के पास हो अपना, और वो चाहे कि आईपीओस में कुछ पैसा लगाना चाहे, तो आप उसको क्या बोलते हो? हाँ, आईपीओस को देख के हाँ बोलते हो, और दूसरा उनकी वैल्यूएशंस को देख के हाँ बोलते हो? मैं एग्जांपल के लिए दो चीज़ आपके सामने रखूंगा। जैसे पेटीएम का किसी ने आपसे पूछा, तो आप पेटीएम के लिए क्या जवाब दोगे? और दूसरा, अगर किसी ने बाय चांस आपसे नायका के लिए भी पूछा होता, तो फिर आप क्या जवाब देते? मेरा जनरली ये व्यू रहता है कि आईपीओ मार्केट में आप कोई बहुत बड़ा गेन नहीं कर सकते हो। हालांकि
एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप छोटा सा निवेश करते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्राइसिंग हो रही है आईपीओ मार्केट में, मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा एप्लीकेशन करने से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। और अगर मान लो कि किसी वजह से मार्केट खराब होता है तो आईपीओ के जो लिस्टिंग प्राइसेस है या लिस्टिंग गेन्स है वो काफी हद तक डिमिनिश हो सकते हैं। तो मतलब उसमें मैं तो यही बोलूंगा कि किसी को भी लेवरेज करके काम नहीं करना चाहिए। जहां तक छोटा मोटा रिटेल एप्लीकेशन करते हैं तब तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बट अदरवाइज इन जनरल मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा ओवर प्राइसिंग है आईपीओ मार्केट में। और बेस्ट चीज यही होगी कि सेकेंडरी मार्केट में उस स्टॉक्स को लिया जाए, जबकि आपको उसका थोड़ा सा परफॉर्मेंस विंटेज मालूम पड़े। और पर्टिकुलरली जहां पे प्रॉफिट्स नहीं है वो कंपनीज में मेरा थोड़ा ओल्ड फैशन थिंकिंग है कि बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए, क्योंकि जब के बुल मार्केट नहीं रहता है तो इन स्टॉक्स में काफी गिरावट भी आ सकती है। राइट जिगर, आप ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है या न्यू वर्ल्ड पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, जैसे टाटा पावर हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, दोनों ईवी रिलेटेड एनर्जी सोलर रिन्यूएबल्स की बात कर रहे हैं। रिलायंस तो खैर एक पूरा चैप्टर उन्होंने खोल दिया है, न्यू एनर्जी बिजनेस, गीगा फैक्ट्रीज, वो सब जो एरिया है। और ये आपके ऑटो कंपनीज भी ईवी आर्म्स में डाइवेस्ट करके स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स लेने की बात कर रहे हैं। वो आपने स्टडी किया है क्या? वहाँ पे आपको क्या अच्छा लगता है? विजिबिलिटी कहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उस पूरे स्पेस में? ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। कई स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पे हमारा फॉर्मल व्यू नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि जहाँ पे थीम्स डेवलप हो रही है, बहुत बढ़िया थीम्स डेवलप हो रही है। जैसे कि आपने बताया टाटा पावर एक एक्सट्रीमली गुड एग्जांपल है, जहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल बिजनेस मॉडल डेवलप हुआ है। शायद इंडिया में ऐसे कोई बिजनेस मॉडल अभी नहीं है जैसा टाटा पावर के पास है। रिलायंस ऑफ कोर्स बहुत लार्ज स्केल पे जा रहा है, जैसे कि उनका ऑलवेज स्ट्रेटेजी रहता है। फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी जो है ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस कर रहा है। और अगर उसके बावजूद हम देखें तो टाटा मोटर ने जो अनाउंस किया है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसमें प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट, सिमिलर स्टोरी महिंद्रा में हो सकता है, जो कि अभी उनके शेयर प्राइस में नहीं दिख रहा है। वहां पे हमारा कवरेज है और हमारा स्ट्रॉन्ग बाय भी है। सो महिंद्रा में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी डेवलप हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो जो कंपनियां उसमें बहुत अच्छा काम कर रही है वो सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही है। डालमिया भारत, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, श्री सीमेंट, ये सब कंपनीज में बहुत ही अच्छा ईएसजी वर्क हो रहा है। और ये अपना जो है ग्रीन पावर और उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। एमिशन कंट्रोल में वर्ल्ड में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस इन इंडियन कंपनीज का रहा है, और हेडलबर्ग का भी इसमें नाम जोड़ना चाहूंगा। और इसके उपरांत अगर देखें तो वेल्सपन इंडिया इसमें काफी अच्छा काम कर रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज में बहुत स्कोप है, काफी इनोवेटिव वर्क बायोफ्यूल के जरिए वो लोग कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में इंडिया में काफी मल्टीपल थीम्स जो है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होंगे सस्टेनेबिलिटी और ईएसजी इन्वेस्टिंग में। और जैसे जैसे अवेयरनेस आएंगी और रेगुलेशन बढ़ेगा, जैसे अभी इंडिया में और 1-2 साल है जबकि सारी जो बड़ी कंपनीज हैं, टॉप 500 कंपनीज, वो अपना सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट और जो बीआरएसआर जो रेगुलेशन आया है सेबी का, वो जब इंफॉर्मेशन देने लगेंगे तो उसका मार्केट के वैल्यूएशन में रिफ्लेक्शन होगा, जो अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। सो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा स्कोप इसमें रहेगा आने वाले 2-3 साल में, मतलब ये एकदम मेन स्ट्रीम हो जाएगा। जिगर, एक क्वेश्चन मेरे को आपसे ये पता करना है कि रियल एस्टेट पर आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है ना केवल जॉब के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बल्कि कम से कम 20 ऐसे सेक्टर हैं जो इसके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है कि रियल एस्टेट में ग्रोथ कैसे आएगी। शेयर प्राइजेस में भी अच्छी दिखी और ग्राउंड चेक भी अच्छा दिखा। आपका इस सेक्टर पे व्यू पॉइंट क्या है? अभी और चलेगा क्या? देखिए, रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो पिछले 10 साल में उसका इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल काफी चेंज हुआ है। ट्रांसपेरेंसी बेटर हुई है, बैलेंस शीट और कैश फ्लोज बेटर हुए हैं। जो पहले कंसर्न्स थी वो कम हुई है, और जो डिस्क्लोजर्स उनके क्वार्टरली बेसिस पे आ रहे हैं वो भी अच्छे हैं। सो मैं यही कहूंगा फिर भी बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी कंपनीज नहीं है। बट फिर भी अगर हम देखें, गोदरेज है, ओबेरॉय है, सोभा है, प्रेस्टीज है।
सो ये सब कंपनीज काफी अच्छी है। दूसरा जो है जरिया वो रीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने का है, वो एक बहुत अच्छा एवेन्यू है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का। सो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा एवेन्यू है। अपार्ट फ्रॉम दिस, बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इज थ्रू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप HDFC के जरिए जाओ या फिर बहुत अच्छी और जो कंपनीज है, आवास है, GIC, कैन बैंक हाउसिंग, होम फर्स्ट, एप्टस जो भी लिस्ट हुए हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी कंपनीज हैं जो काफी अच्छा और नीश काम कर रही है। तो ये भी एक अच्छा एवेन्यू है प्रॉपर्टी मार्केट पे लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लेने के लिए। अगर आप 5-7 इयर्स देख रहे हो तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा अच्छा ग्रोथ जो है वो होम फाइनेंस के जरिए आएगा। जिगर, आपने बहुत ही अच्छा क्यू दिया। हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी जो हैं सचिन दवे, इकरा रेटिंग्स के हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पे ही हैं, और ये आपने सही बात कही कि हाउसिंग फाइनेंस बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड हो गया। अपार्ट फ्रॉम HDFC लिमिटेड बहुत सारे स्टॉक्स ने अच्छा अभी तक परफॉर्म नहीं किया। रियल एस्टेट पे तो लोग जिसे बोलते हैं राशन पानी लेके चढ़ गए, लेकिन सीमेंट भी अच्छा किया, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस अभी तक इग्नोर्ड है। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे, बट हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।